हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज मैं आप सभी को कश्मीर का मध्यकालीन इतिहास विस्तार से पढ़ाने वाला हूं, जिसमें उन तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कश्मीर में मुस्लिमों की सत्ता कैसे स्थापित हुई। क्योंकि 1300 ईस्वी से पहले कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अगर आप लोग अपने नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर बना सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कश्मीर का मध्यकालीन इतिहास। ये है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। शाहमीर वंश का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, परंतु उससे पहले ये जान लेते हैं कि शाहमीर वंश की स्थापना कैसे हुई। वैसे तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी जानकारी राजतरंगिणी ग्रंथ में मिलती है। राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने लोहार वंश के राजा हर्ष के शासनकाल में की थी। इसी ग्रंथ में लिखा है कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर को बसाया था तथा सम्राट कनिष्क ने कनिष्कपुर को बसाया था। कहाँ बसाया था? कश्मीर में बसाया था। और चीनी यात्री वैनसोंग ने भी 2 वर्ष तक कश्मीर में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है। और मैं इस वीडियो में कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर नहीं, बल्कि मध्यकालीन इतिहास पर बात कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं कि कश्मीर में इस्लामिक सत्ता कैसे स्थापित हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीर कासिम और महमूद गजनवी ने भी कश्मीर पर आक्रमण किए थे और धन लूटकर चले गए थे। 1285 में क्या हुआ कि सिंह देव ने कश्मीर में एक नए राजवंश की स्थापना की और 1300 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद उनके भाई सुहादेव ने शासन की बागडोर संभाली और सुहादेव के शासनकाल में ही 1320 में दलूचा के नेतृत्व में क्या हुआ कि मंगोलों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। परंतु सुहादेव ने क्या किया कि मंगोलों का सामना नहीं किया और कश्मीर छोड़ के चला गया था। मंगोलों ने कश्मीरी जनता का बुरी तरह दमन किया और धन लूटकर चले गए थे। इसी दौरान क्या हुआ कि कश्मीर में अव्यवस्था फैल गई और इसी का फायदा एक लद्दाखी भोटा सरदार ने उठाया। उसका नाम था रिंचन। रिंचन ने क्या किया कि अक्टूबर 1320 में स्वयं को कश्मीर का शासक घोषित कर दिया था और सुहादेव के सेनापति रामचंद्र की पुत्री रानी कोटा से विवाह किया। रिंचन ने ही सबसे पहले शाहमीर को अपना वजीर बनाया था, क्योंकि शाहमीर तलवारबाजी में बहुत निपुण था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिंचन वैसे तो मूल रूप से लद्दाख की भोटा जाति से संबंधित था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि वो बुद्धिस्ट था, ऐसा लिखा हुआ है। रिंचन चाहता था कि लोग उसे अपना राजा माने, परंतु उच्च वर्ग के हिंदुओं ने रिंचन को अपना राजा नहीं माना, क्योंकि रिंचन अछूत भोटा जाति से संबंधित था। इसीलिए उसको राजा नहीं माना था। रिंचन ने बहुत प्रयास किया उस समय, परंतु उसकी जाति बार बार उसके सामने आ जाती थी। अंत में क्या हुआ कि विवश होकर रिंचन ने बुलबुल शाह की सहायता से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। रिंचन ने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अपना नाम जो था वो परिवर्तित कर लिया था और क्या नाम रखा था? सदरुद्दीन। जब यह बात सुहादेव के भाई उदयन देव को पता चली तो उसने क्या किया कि जनता को भड़काना शुरू कर दिया। एक मुसलमान हम पर शासन नहीं कर सकता, ये इस तरह के उसने जनता को बरगलाया। उदयन देव के नेतृत्व में क्या किया कि जनता ने रिंचन उर्फ सदरुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में रिंचन की मृत्यु हो गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने इसकी कहानी है वो अलग लिखी हुई है, तो इसीलिए आपको कई तरह की रिंचन के संबंध में कहानियां मिल जाएंगी। फिर क्या हुआ कि रिंचन की मृत्यु के बाद 1323 में उदयन देव कश्मीर के राजा बने और उसने क्या किया कि जो रिंचन की विधवा थी, जिसका नाम कोटा रानी था या कहीं कहीं रानी कोटा भी लिखा हुआ है, तो उससे विवाह किया।
1329 में मंगोलों ने कश्मीर पर फिर से आक्रमण कर दिया, परंतु उदयनदेव कश्मीर छोड़ के ही भाग गए। लेकिन रानी कोटा ने क्या किया कि शाहमीर के साथ मिलकर मंगोलों को खदेड़ दिया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शाहमीर ने निभाई थी। 1339 में क्या हुआ कि उदयनदेव की मृत्यु हो गई। बाद में रानी कोटा ने क्या किया कि स्वयं को कश्मीर की शासिका घोषित कर दिया, लेकिन शाहमीर को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी महिला मेरी शासिका नहीं बन सकती, तो इसीलिए वो इसके खिलाफ था। शाहमीर ने क्या किया कि इंद्रकोट के किले में रानी कोटा को घेर लिया और अपने साथ विवाह करने के लिए उसे बहुत विवश किया। लेकिन रानी कोटा ने क्या किया कि स्वयं को चाकू मार के आत्महत्या कर ली थी। ये कहानी जो लिखी है और ये कहाँ पे लिखी है, ये फारसी ग्रंथों में लिखी है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। रानी कोटा की मृत्यु के बाद 1339 में ही शाहमीर ने सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण करके कश्मीर में एक नए राजवंश शाहमीर वंश की स्थापना की थी। तो ये तो था शाहमीर वंश की स्थापना होने से पहले का इतिहास, और अब बात करते हैं शाहमीर वंश के इतिहास पर। अब बात करते हैं शाहमीर के इतिहास पर। शाहमीर ने सुल्तान शमसुद्दीन शाह की उपाधि धारण कर 1339 में शाहमीर वंश की स्थापना की, जिसे कश्मीर का पहला मुस्लिम राजवंश माना जाता है। उससे पहले कश्मीर में कोई भी मुस्लिम राजवंश नहीं था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये कैसे स्थापित हुआ इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। शाहमीर ने अपनी राजधानी इंद्रकूट में बनाई थी। शाहमीर का शासनकाल 1339 से 1342 ईस्वी के मध्य में था। शाहमीर के बाद जमशेद शासक हुआ, जिसने 1342 से 1344 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। शाहमीर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको याद रखना है। और कौन से वंश की स्थापना की थी? शाहमीर वंश की स्थापना की थी। और शाहमीर वंश कश्मीर का पहला मुस्लिम राजवंश माना जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात करते हैं सुल्तान अलाउद्दीन के इतिहास पर। सुल्तान अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था अली शेर। सुल्तान अलाउद्दीन ने राजधानी को इंद्रकोट से अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में बनाई थी। सुल्तान अलाउद्दीन का शासनकाल 1344 से 1356 ईस्वी के मध्य में था। आपको केवल एक ही चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इंद्रकोट से अलाउद्दीनपुर राजधानी स्थानांतरित की थी किसने? सुल्तान अलाउद्दीन ने। अब बात करते हैं सुल्तान शिहाबुद्दीन के इतिहास पर। सुल्तान शिहाबुद्दीन को शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शिहाबुद्दीन ने शरीकपुरा और शिहाबुद्दीनपुर नामक दो नगरों को बसाया था। सुल्तान शिहाबुद्दीन का शासनकाल 1356 से 1374 ईस्वी के मध्य में था। शिहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन शासक हुआ, जिसने 1374 से 1389 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। आपको यहाँ पर केवल एक ही चीज याद रखनी है, शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? शिहाबुद्दीन को माना जाता है, सुल्तान शिहाबुद्दीन को माना जाता है। अब बात करते हैं सुल्तान सिकंदर के इतिहास पर। सुल्तान सिकंदर ने हिंदुओं को माथे पर चंदन लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे टीका लगाते हैं माथे पर, तो वो टीका लगाने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सुल्तान सिकंदर ने लगा दिया था। सुल्तान सिकंदर ने ही सबसे पहले कश्मीर में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था। सुल्तान सिकंदर ने मार्तंड मंदिर, चक्रधर मंदिर और अवंतीपुर के मंदिरों की मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनाने का आदेश दिया था, और इसी कारण उसे बुत सिकन भी कहा गया है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माथे पर चंदन लगाने पर प्रतिबंध लगाया था और जजिया कर भी लगाया था किसने? सुल्तान सिकंदर ने। सुल्तान सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश भी
दिया था। तो ये जितना ये मैं हाईलाइट किया हुआ है ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है सुल्तान सिकंदर के शासनकाल से। सुल्तान सिकंदर का शासनकाल 1389 से 1413 ईस्वी के मध्य में था। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं यहाँ पर शासनकाल बता रहा हूँ कुछ किताबों में अलग अलग दिए गए हैं, ज्यादातर जो किताबों में दिया गया है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सुल्तान सिकंदर के बाद अली शाह शासक हुआ जिसने 1413 से 1420 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। अब बात करते हैं जैनुल आबदीन के इतिहास पर। कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण शासक जैनुल आबदीन को ही माना जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो इसी के शासनकाल से बनते हैं। जैनुल आबदीन ने बादशाह, नाइब ए अमीर उल मोमनीन जैसी उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? बादशाह और नाइब ए अमीर उल मोमनीन, ये उपाधियां धारण की थी। जैनुल आबदीन ने कश्मीर में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। जैनुल आबदीन ने ही कश्मीर में गैर मुस्लिमों से वसूले जाने वाले जजिया कर को समाप्त किया था। आपको याद रखना है कि गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था कहाँ? कश्मीर में। अभी मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं तो कश्मीर में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था और जजिया कर जो सुल्तान सिकंदर ने लागू किया था उसको समाप्त कर दिया था। किसने? जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन ने सती प्रथा को पुनः प्रारंभ करने का आदेश दिया था। आपको ये याद रखना है कि सती प्रथा को दोबारा से किसने शुरू करने का आदेश दिया था? जैनुल आबदीन ने दिया था। तो ये सती प्रथा क्या होती है? देखिए, सती प्रथा आप लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा। आजकल तो सती प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं है हमारे देश में, लेकिन जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय सती प्रथा प्रचलन में थी। तो सती प्रथा में होता क्या था? अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को जबरदस्ती उसी की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। उसी को सती प्रथा कहा जाता था। जैनुल आबदीन ने कुतुब के नाम से फारसी में कई कविताएं भी लिखी थीं। जैनुल आबदीन के ही शासनकाल में मुल्ला अहमद ने महाभारत, दशावतार और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था। यदु भट्ट ने जैन प्रकाश तथा भट्टावतार ने जैन विलास नामक ग्रंथों की रचना जैनुल आबदीन के ही शासनकाल में की थी। कश्मीर में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण जैनुल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। तो आपको ये क्या याद रखना है? जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और आपको ये सबसे ज्यादा याद रखना है कि मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण जैनुल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो। तो कश्मीर का अलाउद्दीन किसको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। जैनुल आबदीन को धार्मिक सहिष्णुता के कारण भी कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। जैनुल आबदीन ने अपने अंतिम समय में शिकायत नामा ग्रंथ की रचना की थी। जैनुल आबदीन का शासनकाल 1420 से 1470 ईस्वी के मध्य में था। तो जैनुल आबदीन को आपको विशेष तौर पे याद रखना है और जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस सब को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो जैनुल आबदीन के ही शासनकाल से पूछे जाते हैं। जैनुल आबदीन के बाद हाजी खान शासक हुआ जिसने 1470 से 1472 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। अब बात करते हैं हसन शाह के इतिहास पर। हसन शाह के शासनकाल 1479 ईस्वी में भयंकर अग्निकांड से श्रीनगर का उत्तरी भाग नष्ट हो गया था। हसन शाह के बाद मोहम्मद शाह तृतीय, मिर्जा हैदर, मलिक दौलत चक, मोहम्मद गाजी और मोहम्मद याकूब शाह शासक हुए। 1586 में मुगल शासक अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। आपको यहाँ पे केवल एक ही चीज याद रखनी है हसन शाह के शासनकाल से कि 1586 में क्या हुआ था कि अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में
शामिल कर दिया था, यानी कि मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो था कश्मीर का मध्यकालीन इतिहास। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ अधूरा रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो उसको मैं वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर अपने नोट्स आप तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।